साइंस आपका प्रूफ मांगता है, ठीक है। और जब तक साइंस में प्रूफ नहीं होता है तब तक साइंस किसी चीज को कंप्लीट नहीं मानती है। तो पहले जब इसमें साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन आई या साइकोलॉजी का मीनिंग समझाया गया ग्रीक वर्ड में, उन्होंने कहा आत्मा का विज्ञान। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। So later on, the psychology was considered as a science of mind. इसीलिए उसको फिर चेंज किया गया और उसको कहा गया कि साइंस ऑफ माइंड, बट द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी was also rejected as it was the hard task to know about the mind of other person. मतलब आप दूसरे लोगों के दिमाग को कैसे समझ सकते हैं, ये भी इसमें बताया गया। After that, psychology was considered as the science of the consequences. With the passage of time, the meaning of the psychology was also discarded, and now it is called a science of behavior. पहले को देखते हुए आज जो इसका चेंजेस आए हैं या जो पहले इसमें स्टडी की गई उसमें उन्होंने कुछ फॉल्स पाए, उसको देखते हुए आज उन्होंने जो न्यू साइकोलॉजी का एक डेफिनेशन या जो एक नया मीनिंग निकल के आया उसको उन्होंने कहा द साइंस ऑफ बिहेवियर। आपका व्यवहार कैसा है, इस चीज को लेके उन्होंने अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन वुडवर्ड, जो एक वुडवर्थ थे, एक राइटर थे या एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी। फर्स्ट, साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, consequences, it still has the behavior of a short। मतलब इन्होंने सारी चीजों को दरकिनार कर दिया, मतलब सारी चीजों को इन्होंने अलग कर दिया और इन्होंने कहा ना तो इसमें कोई सोल है, इसमें हम अपनी आत्मा को खो देते हैं, इसमें हम अपने माइंड को खो देते हैं, इसमें हम सारे उन तर्कों को या कॉन्सिक्वेंसेस जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको भी खो देते हैं। एंड इट इज अ स्टिल बिहेवियर ऑफ शॉर्ट, और इसमें हम इंसान के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो चीजें मैंने लगता है कि बहुत से बच्चों को इसमें कुछ डाउट्स होंगे, लेकिन ये डाउट्स ऐसे क्लियर नहीं होंगे जब तक हम इसकी डेफिनेशन को नहीं समझेंगे। अब मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द साइकोलॉजी, इसमें मैं जो सबसे इजी डेफिनेशन लेकर चल रहा हूँ पिल्सबरी की लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि पिल्सबरी ने जो डेफिनेशन दी है बहुत शॉर्ट में दी है और जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। उसमें आपको तुरंत समझ में आ जाएगा आखिर साइकोलॉजी का फिजिकल एजुकेशन में क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इन्होंने कहा पिल्सबरी ने, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बस इतनी डेफिनेशन में उन्होंने सारी चीजों को क्लियर कर दिया। जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें भी ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, केवल आपको इतना पढ़ना है ऊपर की लाइंस में कि साइकोलॉजी इज द बेसिक नॉलेज ऑफ द behavior. It is the combination of the two words. The first is the psyche and the second is logos. The means of the psyche is soul and the logos means science। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। देन अब आप डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन जो आपकी आई है वो पिल्सबरी की आई है। उन्होंने कहा साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो साइकोलॉजी है वो एक विज्ञान है इंसान के व्यवहार का, मतलब हम कैसा व्यवहार करते हैं ये उसका एक विज्ञान है, स्टडी है। आपने देखा होगा कि साइकोलॉजी आप लोगों को पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो साइकोलॉजी से बीए एमए या हायर डिग्री करते हैं वो इंसान की एक्टिविटी और जो इंसान का ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको देखकर वो उसकी पूरी डीप नॉलेज गेन कर लेते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो अब आगे से जो मैं एक ही डेफिनेशन आपकी रखूंगा, इसके अलावा मुझे कोई डेफिनेशन नहीं रखूंगी, सिर्फ एक डेफिनेशन आप लेके चलिए इस पर की, द साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अब इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइए, किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ डाउट हो या कुछ खुद के व्यूज हो तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। नो सर। हम्म।
Anybody have any doubt or a problem? सर इस डिफिनेशन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। Okay. जो डेफिनेशन है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो आपकी साइकोलॉजी है वो एक ह्यूमन बिहेवियर को, हम ये कह सकते हैं कि जो इंसान का ह्यूमन बिहेवियर है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, जिसका एक विज्ञान है, मतलब उसके बारे में डीप नॉलेज गेन करना या डीप नॉलेज कंज्यूम करना ही आपका साइकोलॉजी कहलाता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई बच्चा परेशान है या पढ़ने में मन नहीं लगता है या उसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं है या उसकी एक्टिविटी कुछ ऐसी है जिससे वो आगे उसको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो गार्जियन क्या करते हैं, अच्छे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो उसकी एक्टिविटी, उससे बातचीत करते हैं, उसकी एक्टिविटी को देखते हैं, उसकी जो ह्यूमन एक्टिविटी है, मतलब एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, मतलब उससे जब वो बात करते हैं उसकी एक्टिविटी को देखते हैं तब वो समझने लगते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं कि बैठे बैठे पैर हिलाते हैं, ठीक है, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि पैर हिलाना एक ह्यूमन नेचर में आता है। कभी कभी आप देखते हो कुछ लोग पैर हिलाते हैं, कुछ लोग नहीं हिलाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये तो एक एक बात हो गई, ये कॉमन फैक्टर हो गया, मतलब इसको हम कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम फिजिकल एजुकेशन में इसकी बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे कंक्लूजन निकल के बाहर आते हैं कि हम कभी कभी कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि हम उनके जो परफॉर्मेंस होता है, उनका परफॉर्मेंस, उनकी जो क्वालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो दे नहीं पा रहे होते हैं। जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ विनोद कांबली, ठीक है। अब विनोद कांबली एक बहुत लेजेंडरी प्लेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन उसको उतने चांसेस नहीं मिले, उसको उतने मौके नहीं दिए गए कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर रहे होंगे। ऐसा भी होता है कि कभी कभी लीडरशिप हो जाती है या कभी कभी क्या बोलते हैं, ग्रुप कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर ऐसे रहे होंगे जो उसको आगे बढ़ने में उसका नुकसान करते थे। जैसे एक बहुत ही पुराना, मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा या जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, कि एक बार टीम इंडिया का मैच चल रहा था और टीम इंडिया के काफी सारे विकेट गिर चुके थे, लेकिन काम्बली बैटिंग कर रहे थे। लेकिन काम्बली को सही टाइम पर सही ये मौका नहीं दिया गया। बेटा देखिए, जो भी अपना माइक बंद कर ले प्लीज, हमें अपना माइक बंद कर लीजिए। तो उसको उस टाइम पे वो मौके नहीं मिले, लेकिन उस टाइम पे उसने अपना बिहेवियर कंट्रोल खो दिया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसने अपना बिहेवियर खोया या उसने अपना पेशेंस क्यों खोया? ये सारी चीजें हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर पे आती हैं, ठीक है। ओके सर। हम्म। नाउ अब हम मीनिंग की बात करेंगे, अब ये चीजें और भी जल्दी क्लियर होगी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज डील विद द स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जो आपकी स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी डील करती है विद द स्टडी, किसकी स्टडी के साथ? इम्पैक्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी की एक्सरसाइजेज होती हैं उसके साथ इसकी डीलिंग होती है। हेल्थ, फिटनेस, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, फटीग, एनर्जी फॉर द परफॉर्मेंस, ईटीसी। मतलब इसमें कई चीजें आ जाती है, जैसे आपकी फिटनेस आ जाती है, आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आ जाती है, फटीग, फटीग मीन्स होती है थकान, एनर्जी ऑफ द परफॉर्मेंस, किसी भी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, ये सब साइकोलॉजी के अंदर ही आता है। क्योंकि साइकोलॉजी में उसने एक चीज पहले ही बता दी कि किसका विज्ञान? बिहेवियर ऑफ द साइंस। आपका व्यवहार कैसा है, उस चीज की स्टडी करना, उस साइंस को समझना, वो आपकी साइकोलॉजी होती है। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द वेरियस फोर्सेस। जो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स होती है वो क्या होती है कि स्टडी उसमें करते हैं वेरियस फोर्सेस की। कि आपने देखा होगा जैसे कोई शॉटपुट का प्लेयर है, अब पावर जनरेट करना एक अलग बात है, मतलब फिजिकल
पावर होना एक अलग बात है, लेकिन उस फिजिकल पावर को सही टाइम पे सही डायरेक्शन पे यूज करना वो एक दूसरी बात है। जैसे आपने देखा होगा आर्चरी का गेम होता है, आर्चरी मीन्स होती है आपकी निशानेबाजी। लेकिन तीर कमान आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए टारगेट आप लीजिए, तो तीर कमान तो आप चला लेंगे, लेकिन किस टाइम पे टारगेट को सही समय पे हिट करना है, ये एक सीखना, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, बायोमैकेनिक्स इसमें काम करती है। क्योंकि उस टाइम पे हमको ये भी देखना पड़ता है कि हवा का डायरेक्शन कैसा है, हवा का प्रेशर कैसा है, किस डायरेक्शन से हम कितने एंगल से एरो को स्प्लिट करें, छोड़ें, ताकि वो सही जगह पर जाकर लगे। तो कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर भी बहुत सारी चीजें इसमें वर्क करती हैं, कि इसमें बायोमैकेनिक्स भी वर्क करती है, उसमें आपका ह्यूमन बिहेवियर भी काम करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। यदि हम अपना पेशेंस खो देंगे तो हम उस रिजल्ट को नहीं पा सकते। इट also deal with the application of the principle of physics to human motion and the sports object of the motion। इसके साथ साथ हम इसमें फिजिक्स को भी फॉलो करते हैं। जाहिर सी बात है कि हम जो भी इक्विपमेंट, साइंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स यदि यूज कर रहे हैं, तो उन वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से जुड़े हुए होते हैं। These two sub-disciplines of the physical education play the vital role in the enhancement of the performance of the sports person, but only up to a certain limit. Two sub-disciplines जो दो इसमें पहलू आते हैं, या जो दो इसमें रोल नियम आते हैं फिजिकल एजुकेशन में, वो बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करते हैं इनहेंसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। जो एक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस होती है, जो तुरंत एक परफॉर्मेंस आती है, वो बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, मतलब उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप परफॉर्म करने वाले हैं, या जिस टाइम पर आप कोई चीज को क्लियर करने वाले हैं, उस टाइम पे आपका बिहेवियर कैसा है, उस टाइम पे आप इक्विपमेंट्स को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी साइकोलॉजी के अंदर बताई जाती है। एट दिस स्टेज द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज हेल्पफुल। ऐसी स्टेज में जो आपकी स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, एंड इट्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द एनहेंसमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। और इस टाइम पे जो एक स्पोर्ट्स पर्सन का जो परफॉर्मेंस होता है, उस पे ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बिकॉज इट हैज अ नो लिमिट, नो सच लिमिट, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। Indeed, sports psychology is the study of the psychological factor that affects learning and the performance of the motor skill। अब देखिए, उसने एक लाइन में पूरी चीजें क्लियर कर दी। उसने क्या बोला कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है, वो स्टडी है, किसकी स्टडी है? साइकोलॉजिकल फैक्टर। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, दैट्स एफर्ट, जो एफर्ट आते हैं, मतलब जो चीजें आती हैं किसमें? सीखने में, मतलब लर्निंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर स्किल। और जो स्किल आप सीखी है, किससे रिलेटेड? आपकी जो एक्सरसाइज, मतलब जो आपने उस टाइम ड्यूरेशन में जो भी स्किल आपने अर्न की है, जो भी स्किल आपने सीखी है, उसको आप किस तरह से यूज कर रहे हैं, ये चीजें स्पोर्ट साइकोलॉजी में बताई जाती है। ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंट रोल इन द एनहेंसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड, उसी के कारण ये बहुत ज्यादा महत्व रखती है कि आपका परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स फील्ड में कैसा है। इट इज नेसेसरी फॉर अस टू नो, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना हमारे लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कि आखिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का महत्व इतना ज्यादा क्यों है। द फॉलोइंग डेफिनेशन
इसमें कुछ डेफिनेशन दी जा रही हैं। इन डेफिनेशंस में मैं आपको कोई एक डेफिनेशन बता रहा हूं। जैसे हम केम बंस की डेफिनेशन ले लें। Sports psychology or the physical education is the branch of the psychology which deal with the physical fitness of the individual through his participation in the game and sports। अब इन्होंने इस चीज को बिल्कुल क्लियर किया है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और द फिजिकल एजुकेशन, जो साइकोलॉजी है स्पोर्ट्स की, किसके लिए? फिजिकल एजुकेशन के लिए। इज दैट, वो इज मींस है, दैट माने कि ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, वो एक ब्रांच है, वो एक शाखा है किसकी? साइकोलॉजी की। विच डील्स, जो डील करती है, जो हमें समझाती है विद द फिजिकल फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल, जो किसी भी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हम और आप, हमारी फिटनेस के बारे में, थ्रू हिज पार्टिसिपेशन, जिसके द्वारा हम पार्टिसिपेशन करते हैं किसी भी गेम और स्पोर्ट्स में। यानी किसी भी गेम और स्पोर्ट्स में जब हम पार्टिसिपेशन करते हैं तो जो हमारी फिजिकल फिटनेस है उसको हमने किस तरह से तैयार किया है, किस तरह से हमने अपने आप को प्रिपेयर किया है, वो हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में सीखने को मिलता है। डेफिनेशन में कोई दिक्कत किसी को? किसी को डेफिनेशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है? भाई कोई बोला क्यों नहीं करता यदि मैं कोई चीज पूछ रहा हूँ? नो सर। नो सर। नो सर। भाई बोल दिया करिए ताकि हमारा भी थोड़ा सा मोराल बढ़ा रहे, हम भी थोड़ा सा ये फील करें कि चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। आप लोग तो बिल्कुल सन्नाटा खींच के बैठ जाते हो। ओके, अब हम लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। ये चैप्टर देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये आपने अभी तक किसी भी फील्ड में ये नहीं पढ़ा। ये आपको ना फिजिक्स में भी पढ़ाया गया है, ना आपको अभी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, ना अभी किसी भी आपकी सोशल स्टडी से रिलेटेड कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो साइकोलॉजी से रिलेट करता हो। तो ये थोड़ा सा उबाऊ है। लेकिन यदि आप इसको थोड़ा सा हिसाब से समझे आखिर साइकोलॉजी होती क्या है, तो ये चैप्टर तभी आपको समझ में आएगा। अब आता है इम्पोर्टेंस। इन दो चीजों को टिक कर लीजिए जो मैंने अभी पहले डेफिनेशन बताई थी। एक अकॉर्डिंग टू द पिल्सबरी की डेफिनेशन दी थी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी साइकोलॉजी में। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जो डेफिनेशन आई थी वो केम बंस की आई थी, इसको भी आप टिक कर लीजिए। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। आखिर स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? इट इज वेल नोन फैक्ट दैट in the field of the sports and the sports psychology and the sports biomechanics have achieved a very high level. It is a well known fact, ये बहुत ही जाना माना एक फैक्ट है जो हम जानते हैं, that in the field of sports, कि जो स्पोर्ट्स की फील्ड में द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड द स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, जो एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है और जो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स होती है, मतलब वहां पर आप फिजिक्स को यूज करते हैं, साइंस को यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर फोर्सेस का वर्क होता है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आपकी जो होती है वो होती है बिहेवियर ऑफ योर माइंड, यानी बिहेवियर ऑफ योर ह्यूमन माइंड। आपका कैसा दिमाग किस तरह से बिहेव कर रहा है उस टाइम पे, इन चीजों को हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। And the scope of the further development seems to be a less. For example, यदि आप एग्जाम्पल को देखें, strength, speed, endurance, which are the aspect of the sports psychology, have reached almost the maximum level. देखिए तीन चीजें हैं, स्ट्रेंथ है, स्पीड है और इंड्योरेंस है। ये तीनों आपके स्पोर्ट्स के फैक्टर होते हैं। इन तीन चीजों के बिना आपका स्पोर्ट्स अधूरा है। तो
जब आप इन तीन चीजों को लेकर चलते हैं, जब ये अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं, तभी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, एक रनर है, ठीक है, रेसर है। अब उस रेसर को दौड़ते तो सब हैं, दौड़ना सबको आता है, लेकिन यदि आप सही तरीके से दौड़े, यदि आप उसमें फिजिकल फिटनेस, क्योंकि फिजिकल फिटनेस सबसे बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, ये सभी को पता है। यदि दौड़ना तो एक मोटा इंसान भी दौड़ लेगा, एक दुबला पतला इंसान भी दौड़ लेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दुबला पतला इंसान किसी मोटे इंसान से तेज दौड़ सकता है। वैसे एक जनरल कॉमन बात देखी जाए तो सब लोग यही कहेंगे, सर वो दुबला पतला है और वो तेजी से दौड़ लेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कि रनर दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट रेस रनर होते हैं और एक लॉन्ग रेस रनर होते हैं। अब यदि रनर को देखें तो जो लॉन्ग रेस के रनर होते हैं, उनकी जो फिजिकल पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही दुबली पतली होती है, वो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। लेकिन जो 100 मीटर रेस के रनर होते हैं, उनकी जो बॉडी फिजिक होती है वो बिल्कुल कंप्लीटली एक आप ये कह लीजिए सिक्स पैक एप के अकॉर्डिंग होती है। आपने देखा होगा उनकी जो बॉडी होती है भरी हुई होती है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे लोहे के सांचे में उनको ढाल दिया गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको भी पता है कि जो 100 मीटर की रेसेस होती है, उसके लिए आपको जबरदस्त पावर की जरूरत होती है। आपके अंदर अच्छी क्या होनी चाहिए? स्पीड होनी चाहिए। यदि आपके अंदर स्पीड नहीं होगी तो आप 100 मीटर की रेस को जीत नहीं सकते। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म की बात की जाए, यदि लॉन्ग रेसेस की बात की जाए, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस होना चाहिए। यदि आपके अंदर स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस नहीं है तो आप लॉन्ग रेसेस नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर मेरा ये बताने का मतलब है कि जब आप अपने काम के अकॉर्डिंग, सपोज दैट आप रेसर हैं, तो आपको अपनी रेसेस के अकॉर्डिंग अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करना पड़ता है। अब वो फिजिकल फिटनेस कैसे मेंटेन होती है? वो फिजिकल फिटनेस मेंटेन होती है एक लंबे मोटर डेवलपमेंट से। जब आप किसी टाइम पे, मतलब जैसे आपकी रेस को स्टार्ट होना है आज से 2 मंथ बाद, यानी जैसे अभी चल रहा है दिसंबर और फेब में आपकी रेस है, तो आप ये सोच ले, अरे ठीक है फेब में रेस है तो मैं ऐसे करूंगा कि 10 दिन पहले से प्रैक्टिस करूंगा। तो देखिए, जब आपने अपने दिमाग में ये बात अभी से बैठा ली कि मैं 10 दिन पहले से रेस की तैयारी करूंगा, तो आपका जो माइंड है वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देता है। जो चीज आपने सोच ली, आपका माइंड उसी तरह से काम करेगा। लेकिन यदि आपने सोच लिया कि अरे फैब में रेस है और दिसंबर चल रहा है, तो मुझको तो अभी अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, पहले मुझको अपनी बॉडी को उस गेम के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं? पहले अपनी बॉडी को उस गेम के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। जैसे आप दुबले पतले हैं, तो पहले आप अपनी बॉडी में प्रोटीन लेते हैं ताकि आपकी बॉडी की स्पीड अच्छी हो, और स्पीड तब अच्छी होगी जब आपकी बॉडी में थोड़ा सा वेट हो। अब उस वेट को सही तरीके से यूटिलाइज करना है, बॉडी को फिट करना है। जब आपने बॉडी को फिट किया, अब जब बॉडी धीरे धीरे फिट हुई, तब आपने अपनी रेस पे काम करना शुरू किया। अब जब आप रेस के लिए तैयार हुए, तो जो उसकी बारीकियां होती हैं, कितने एंगल पे बैठना है, किस तरह से आपको जमीन पे अपने पैरों को ग्रिप करना है, किस तरह से आपको अपने हाथों को आगे रखना है, किस एंगल में आपको सिटिंग स्टांस लेना है, ये सारी चीजें काम करती है। कितने एंगल से झुकना है, कितने एंगल से उठना है, किस टाइम पे उठना है, और किस टाइम पे आपको स्पीड बढ़ानी है, ये सारी चीजें आपको साइकोलॉजी में बताई जाती है। तो जब आप पहले से अपने को तैयार करते हैं, तब आपका वो रिजल्ट निकल के बाहर आता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा, so only the scope for the further improvement in a sports performance
depend upon the psychological aspect of the physical education, such as the personality traits in relation of sports and game. Sports intelligence, motivation, all the physical activities, growth, and the development motivation, emotion, interest, एटीट्यूड, मोटर स्किल ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आपकी इसी फील्ड में आती हैं. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी वाइटल एज वेल एज वास्ट रोल इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन. दिस पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. इन पॉइंट्स को जब आप पढ़ेंगे तब आपकी चीजें और भी तेजी से. लेकिन यदि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐसे ही रीडिंग बस कर लीजिए तो रीडिंग में भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं. और उसके बाद जब आप उस चैप्टर को जब वो टीचर पढ़ाता है, समझाता है, तो वो चीजें और आसानी से आती हैं. तो पहले आप इसे पढ़िएगा, समझिएगा. जितना आज मैंने पढ़ाया उसको पहले दोबारा उसकी रीडिंग करिएगा. देन इसके पॉइंट्स को फिर मैं जब आगे क्लियर करूंगा तो ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी वे पे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ रटना नहीं है. इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए. इस चैप्टर को बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है. आप अपने आप को उस जगह पर रख कर देखिए कि आप वो चीज कर सकते हैं. आप इसमें एज ए स्पोर्ट्स पर्सन यदि आप अपने आप को रख के देखेंगे और उसको तैयार करेंगे तब ये आपको चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आएगा. तो आज बस मैं इतना ही रखूंगा क्योंकि इसमें टीचिंग ज्यादा होती है. नाउ अब मेरी आपसे, आप लोगों से मुझे ये पूछना है कि जो आपका 6 और 7 चैप्टर आना है उसमें यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लें. जो 6 और 7 चैप्टर आपका आना है, 6 और 7 आना है ना? यस सर. हाँ, तो उसमें यदि अब कोई दिक्कत हो तो वो आप मुझसे पूछ लें, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा. अरे भाई बोल दिया करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है. रितिका तिवारी, यस सर. बेटा कोई दिक्कत है? नो सर, अभी तक तो नहीं. 6 7 में. यस सर, अभी तो मतलब ठीक है. अगर सर लगेगा तो सर कॉल करके आपसे पूछ लेंगे. अच्छा, मतलब कॉल कर लेंगे, अभी नहीं पूछेंगे हैं? नहीं सर, अभी मतलब उतना नहीं ध्यान, मतलब अच्छे से सर अच्छा. आज और पढ़ेंगे अच्छे से और डीपली तो पूछ हाँ, लेंगे. और आज जो पढ़ाया है उसमें नो सर, नहीं उसमें तो नहीं है. वो किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, तनुश्री, तनुश्री तो खैर जवाब ही नहीं देती है बिल्कुल. तनुश्री जी ने कसम खा रखी है. मांगी निगम ने कसम खा रखी है. स्वाति शिवरे, स्वाति शिवरे. यस सर. हाँ बेटा, कोई दिक्कत? नो सर. ओके. अभी लगता है सवेरा हुआ आप लोगों का. श्री कृष्ण, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. और इसको कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे. और इसको थोड़ा आप पढ़ के आएंगे तब आपको ये थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने पहले ही बोल दिया है कि चैप्टर थोड़ा सा उबाऊ है. और इसको समझने के लिए आपको पहले से इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, मेरे ख्याल से लगभग 99% बच्चों ने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होगी. तो पहले आप उसको एक बार रीडिंग करेंगे, और रीडिंग जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये चैप्टर बोल क्या रहा है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिए. और खुशी शिवहरे, सॉरी, खुशी गुप्ता, आप 2 मिनट के लिए यस सर. ऑनलाइन
हाँ 2 मिनट के लिए आप ऑनलाइन रहिएगा व्हाट्सएप पे। तो आपको मैं थर्ड और ठीक है फोर्थ सर। चैप्टर है ना बेटा? यस सर, यस सर। हाँ तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर के क्लास के तुरंत बाद मैं आपको न्यू बुक के कंटेंट सेंड करूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ तो स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट तो यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू सर। वेलकम।